तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग क्लास 12th बायोलॉजी के पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज के एक ही वीडियो में करने वाले हैं। इसीलिए आज का वीडियो आपकी एक महामैराथन वीडियो होने वाली है। और यदि आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 90% बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो सभी आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी वायरल प्रश्नों को आपको आज के आज ही तैयार कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। और साथ ही में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साथ कमेंट करते हुए भी चलना है, यदि आप अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में बेहतर तैयारी करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे कि क्लास 12th की बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोग के लिए आज आ रहा है। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में बनाने के लिए। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और साथ ही में इसी प्रकार से यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 50 रुपीज़ रखा गया है, मात्र 50 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको क्लास 12th की बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सभी आपको इसके अंतर्गत दे दिए जाएंगे। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर पेमेंट करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और फिर इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। फिर आपको बता देना है कि आपको बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है। फिर आपको वहाँ पर टॉपर ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिया जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारे आपको उसमें दे दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो क्लास 12th की बायोलॉजी की आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों करने वाले हैं सबसे पहले। फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी करेंगे। तो आज का वीडियो आपकी महामैराथन वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, यदि आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 90% बिल्कुल पक्का करना चाहते हो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी के सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, और बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आते हैं, और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया, आपको याद होना चाहिए कि जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो क्या होती है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो जिसको भी इसका आंसर पहले से पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हर एक क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन में पहले से टिक कर दिया हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, आप लोग वही चीज़ याद करो जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि द्विनिषेचन की क्रिया आखिर क्या होती है, ठीक है? आवृतबीजी पादपों में होती है, कवक में होती है, अनावृतबीजी पादपों में होती है, फिर शैवाल में होती है। तो सही ऑप्शन आपका होता है आवृतबीजी पादपों में, इसीलिए मैंने पहले से ही टिक लगा दिया है। इसे आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और एक बार लिखेंगे ना तो आपको ये चीज़ याद होती रहेगी, और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी होगी। यदि आप लिखते हुए चलोगे साथ-साथ में, तो क्वेश्चन जो होंगे वो आपको तुरंत-तुरंत याद होते रहेंगे। तो आपको याद हो गया होगा कि द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आवर्तबीजी पादपों में होती है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और जिसको भी पहले से इसका आंसर पता था वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चलता रहे कि किसकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। हम लोग को बताना है भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। 2 बार पूछा भी गया है 22-23 में, लेकिन इसका आंसर जिसको भी पता है वो लोग कमेंट करके तुरंत बता दीजिए। फिर मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगा कि भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या आपकी त्रिगुणित होती है, यानी कि 3 n होती है। कितनी होती है?
त्रिगुणित यानी कि 3n होती है। यह चीज़ आपको वहाँ पर याद रखना है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित यानी कि 3n होती है। तो इसे भी आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। हम लोग को बताना है भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताओ सबसे पहले, फिर मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को। इसीलिए आप लोग ये चीज़ कमेंट करके बता दो कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, और ये चीज़ आपको इसी प्रकार से याद करनी है जैसे कमेंट भी आप लोग कर रहे हो, तो इस प्रकार से करना कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हैं। अगर आप लोग केवल प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी लिखोगे तो फिर बाद में आपको हो सकता है कि ये चीज़ याद ना रहे। अगर आप लोग पूरा सेंटेंस लिखोगे कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हैं, तो ये आपको याद होता रहेगा, साथ में समझ में भी अच्छे तरीके से आपको आता रहेगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि निम्न में से कूट फल है। तो कूट फल कौन सा है वो हमको बताना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कूट फल यानी कि असत्य फल कौन सा है, या फिर आप बोल सकते हो आभासी फल। तो ये आपको इसमें बताना है कि कूट फल कौन सा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है सेब, जो कि आपका आभासी फल होता है, या फिर आप बोल सकते हो कूट फल या फिर असत्य फल बोल सकते हो। तो ये भी आपका सही ऑप्शन हो जाता है सेब। तो इसे भी कमेंट कर दीजिए आप लोग कि निम्न में से जो सेब है वो कूट फल है। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, साथ ही अपने दोस्तों का शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी आएँ और इस वीडियो को देखें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला जो क्वेश्चन हो जाता है किस प्रकार से होता है, ये उसको भी अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, यानी एंटीबायोटिक है, हमको बताना है सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है तो कौन सी है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको आता है, फिर भी अगर नहीं आता है तो भी आपको कमेंट करना है, ताकि ये आपको याद होती रहे। और यदि आपको पहले से आता है तो ये आपको रिवीजन होता रहेगा और आपके लिए ही अच्छा ही होगा, कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक आपकी पेनिसिलिन होती है, इसीलिए आप लोग इसका कमेंट कर दो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें होता है कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि शर्करा से अल्कोहल बनाने का, या कह सकते हो उत्पादन करने वाला जो कवक होता है वह आपका ईस्ट होता है। इसीलिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हमारा आपको मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 50 रुपीज़ रखा गया। इसमें आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। अब इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है, तो आप बता दिए थे कि पेनिसिलिन है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन की खोज आखिर किसने करी थी। तो किसने करी थी आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो पेनिसिलिन की खोज की थी आपके फ्लेमिंग ने, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके पेनिसिलिन की खोज करी थी। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा दोगे, या फिर आप लोग कमेंट करके बताओ कि पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। ये चीज़ आपको कमेंट कर देना है, आपको ये याद हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ भी लेना कमेंट करते करते, और साथ ही मन में सोच लेना, आपको ये याद होता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें क्या हो जाता है, आइए उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। हम लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो आपका पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। पहला आपका इसमें दिया गया राइजोबियम, दूसरा आपका दिया गया माइकोराइजा, तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है नास्टाक। तो राइजोबियम जो होता है ये भी आपका कह सकते हैं पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। माइकोराइजा भी इसी प्रकार से सहजीवी संबंध स्थापित करता है। और जो नास्टाक होता है ये आपका सहजीवी के साथ संबंध स्थापित नहीं करता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि राइजोबियम और माइकोराइजा, यानी कि दोनों ए व बी दोनों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि राइजोबियम भी और माइकोराइजा भी दोनों आपके पादपों के साथ में सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि बीटी
जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, ये हमको बताना है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। आप लोग कमेंट कर दो। बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस होता है, इसका सही आंसर क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करते रहोगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें दिया गया है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस से बनने के कारण होता है। तो आप बताएंगे CO2। क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ जो रूप होता है कौन सी गैस बनने के कारण होता है। तो आप बता सकते हैं किसके द्वारा, CO2 के कारण होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो अब इसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आपका महत्वपूर्ण ना हो। हर एक क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते चलिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आप एक एक दो दो बार पढ़ोगे ना, आपको तुरंत याद होता रहेगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होता है कि पारिस्थितिक तंत्र के से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन हो जाता है, आपका हो जाता है रामदेव मिश्रा। आप लोग कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है 2024 में। तो इसीलिए आप लोग उसको याद रख लीजिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक रामदेव मिश्रा जी हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। यानी कि जो पारिस्थितिक सिद्धांत है इसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम हम लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AG टेंथले। इसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और साथ ही में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। साथ ही में ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में कितना स्कोर करना चाहते हो। अगला क्वेश्चन आपका होता है इसमें इकोटॉन है, आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि इकोटॉन क्या होता है। तो इसे भी आप लोग जिसको भी पता है वो लोग कमेंट करते रहिएगा हर एक क्वेश्चन का, और जिसको नहीं पता है वो मैं उनको बताता रहूँगा, वो लोग भी साथ साथ में कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता चल जाए फिर आप लोग कमेंट करोगे तो आपको याद होती रहेगी। तो इकोटॉन है वो हमको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि दो समुदायों का जो सम्मिश्रण का स्थल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटॉन बोलते हैं। क्या होता है कि जब दो समुदाय के सम्मिश्रण का जो स्थल होता है जहाँ पर मिलते हैं दोनों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटॉन बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है की स्टोन प्रजातियां वातावरण में क्या होता है। यानी कि जो की स्टोन प्रजातियां होती हैं वो वातावरण में कैसा व्यवहार करती है, कैसा क्या चीज़ लेकर के आती हैं। पहला इसमें आपका दिया था परिवर्तन लाती हैं, स्थिरता लाती हैं, अधिक प्रभाव रखती हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि की स्टोन प्रजातियाँ जो होती हैं वो वातावरण में आपके परिवर्तन भी लाती हैं, स्थिरता भी लाती हैं और अधिक प्रभाव रखती हैं। इसीलिए ये सभी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। हमको बताना है लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं, कहाँ से करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो जो लाइकेंस होते हैं वो फंगस तंतु में पोषण प्राप्त करते हैं शैवालों से। तो इसीलिए आप लोग इसे कमेंट कर दीजिए यदि आपको पहले से नहीं पता था, और जिसको पता था तो वो कर ही चुके होंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है हम लोग को बताना है। तो आप बता सकते हो पारिस्थितिकी जो होता है वही आपका कहलाता है। जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। इसीलिए आप लोग इसे कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। अब हमारी बारी है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने की, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के लिए आते हैं। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए, तो अब हमारा इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है उसमें आपका पहला प्रश्न होने वाला है कि आपका हो जाता है बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। बीटी फसल या आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर में आता ही आता है। तो बीटी फसल क्या होती है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो बीटी फसल के बारे में आप लोग बताओगे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता ही नहीं होती। क्या होता है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं
जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ये जो पादप होते हैं ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। और बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो कि आपका बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जीवाणु से निर्मित होता है। तो बीटी फसलें में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पादप प्रजातियां आपकी पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। यही आपका बीटी फसलें कहलाती हैं। और बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो कि आपका बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जीवाणु से निर्मित होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हो जाना चाहिए। 3-4 बार इसे आप लोग पढ़ लो अभी के अभी, ये आपको अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होने वाला है। तो इसे आप लोग कर दीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पीछे बढ़ते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है इसमें कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। आपका ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। तो आप बता सकते हो कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला आप बताओगे मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। पहला आपको क्या याद रखना है कि मानव इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो जीवाणु द्वारा किया जाता है। दूसरा आप बताओगे कि जीनी चिकित्सा द्वारा अनुवांशिक रोग दूर किए जा सकते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद कर लेने हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो कि पहला पॉइंट बताओगे आप लोग कि मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप बताओगे कि जीनी चिकित्सा द्वारा अनुवांशिक रोग दूर किए जा सकते हैं। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों आप समझ गए, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। जल्दी से 2-3 बार पढ़िए, आप लोग को याद होते रहेंगे। और रिवीजन आप लोग जरूर करते रहिएगा हर एक क्वेश्चन का, चाहे वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़े, लेकिन आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप लोग समझते हुए चलिएगा। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है आपका हो जाता है कि बायोपायरेसी क्या है, हम लोग को बताना है बायोपायरेसी क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका आंसर आप लोग बताओगे कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो यह आपका कहलाता है बायोपायरेसी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि विभिन्न जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या फिर अन्य संगठन हैं जब किसी देश के, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई देश है, उसके जैविक संसाधनों का वो समुचित, यानी कि जितना उसको कर पे करना चाहिए उतना नहीं कर किए बिना ही जब वो अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो वही आपका बायोपायरेसी कहलाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, ये आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें होता है पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हो। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पारजीनी जंतु आखिर क्या होता है। जिसमें आप लोग बताएंगे कि ऐसे जीव या जंतु जिनके डीएनए में हेर फेर या बोल सकते हो आरडीएनए तकनीक द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्था कर दिया जाता है जो अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करता है। क्या होता है? जो अभिव्यक्ति का भी प्रदर्शन करता है, पारजीनी या फिर अनुवांशिक परिवर्तित जीव कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ऐसे जीव या जंतु जिनके डीएनए में हम लोग हेर फेर करके एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर देते हैं जो कि अभिव्यक्ति का प्रदर्शन भी करता है, पारजीनी या फिर अनुवांशिक परिवर्तित जीव कहलाते हैं। पारजीनी जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव आपके चूहे हैं। कौन है? चूहे हैं। तो इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो यहाँ तक आप हम लोगों ने कई सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों कर लिया है। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हम लोग को करना है। फिर हम लोग लघु उत्तरीय भी प्रश्न करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय भी करेंगे। तो इसीलिए यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर अब हटा देता हूँ। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है, हमको बताना है। जो राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीव है उसका कृषि में क्या महत्व है। तो इसका कृषि में बहुत ही महत्व है, उसी के बारे में हमको बताना। तो आप बताओगे कि यह जीवाणु आपका लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में सहजीवी रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है राइजोबियम सूक्ष्म जीव। ठीक है। तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें अपने पोषक पादप को उपलब्ध कराता है। यानी कि यह क्या करता है? ये राइजोबियम जो आपका सूक्ष्मजीव होता है, ये आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिक का निर्माण करता है और उसे अपने पोषक पादप को, यानी कि जिसमें वो रहता है, उसको कह सकते हैं उपलब्ध कराता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कृषि के लिए। ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आ सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हो। जैव प्रौद्योगिकी से हम क्या समझते हैं ये चीज़ हमको बताना है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा आप याद कर सकते हो कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। आपका जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। साथ ही में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में आप लोग जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी आप लोग इसकी मत करिएगा, आप लोग लगातार देखते रहिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन आपका इसमें होता है कि जीनी अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले दो वाहकों के नाम बताइए। जीन अभियांत्रिकी में दो उपयोग होने वाले वाहकों का नाम हम लोग को बताना है। आप बताओगे कि जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले दो वाहक आपके हैं जीवाणु के प्लाज्मिड एवं बैक्टीरियोफेज, या फिर जीवाणु भोजी बोल सकते हो, विषाणु, दोनों का उपयोग वाहक के रूप में किया था। जीन अभियांत्रिकी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं आप बता सकते हो, जीवाणु के प्लाज्मिड एवं बैक्टीरियोफेज, या फिर आप बोल सकते हो जीवाणु भोजी या विषाणु। ठीक है, दोनों का उपयोग हम लोग वाहक के रूप में करते हैं जीन अभियांत्रिकी में। तो यह जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसको आपको अभी के अभी तुरंत बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये संभावना बहुत ज़्यादा है इसके आने की। कई बार ये बोर्ड परीक्षा में आपके आया हुआ भी है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 1, 2 नंबर 3 नंबर में भी आता है। तो इसका उत्तर समझ लेते हैं कि प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या उपयोग हैं। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपका होता है उत्तर कि ये जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। प्लाज्मिड क्या होता है कि यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में जा सकता है। क्या होता है, जो जीवाणु होता है, जीवाणु में पाए जाने वाला प्लाज्मिड एक आपका अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। इसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। अब इसका उपयोग भी हमसे पूछा जाए तो उपयोग में आप बता सकते हो कि प्लाज्मिड प्रायः जीवाणुओं व ईस्ट में पाए जाते हैं और इनका प्रयोग डीएनए पुनर्योग्य तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। तो प्लाज्मिड के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने इसके अंतर्गत बता दी है। अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर ही देता हूँ कि यह जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, यानी कि प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो कि आपका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। इसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड प्रायः जीवाणुओं व फिर बोल सकते हो अपने ईस्ट में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग हम लोग पुनर्योगज डीएनए पुनर्योगज तकनीक में संवाहक के रूप में करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं उससे आप लोग एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो इतना आप लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। और भी इंपॉर्टेंट अभी हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखना है, फिर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बिल्कुल भी आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वर्णांधता क्या है। तो इसके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी देनी है कि वर्णांधता आखिर क्या है। वर्णांधता एक रोग है, ये तो आपको पहले से पता होगा। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर न कर पाना वर्णांधता कहलाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को वर्णांधता रोग हो जाता है तो वह व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, तो उसे वर्णांधता रोग होता है। ठीक है, इससे हम लोग प्रोटान दोष या फिर लाल हरा अंधापन भी बोलते हैं। वर्णांधता को हम लोग प्रोटान दोष या फिर लाल हरा अंधापन भी बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता, यानी कि जिन भी व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता है। अन्यथा वो जो लोग होंगे अगर मान लीजिए उनको बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे, रेलवे जो सिग्नल होता है वो पहचान ही नहीं पाएंगे, लाल हरे रंग को पहचान ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसी की वजह से जिस व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है उसको बोल सकते हो आप लोग कि रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है और 1-2 नंबर में आ सकता है और कभी कभी बहुविकल्पी में भी इसका क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर आप लोग बताओगे, पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है डाउन सिंड्रोम को परिभाषित कीजिए। तो डाउन सिंड्रोम भी एक प्रकार का रोग है। कौन सा रोग है पूरा मैं आपको समझाता हूँ। उत्तर में आप लोग बताओगे कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है
तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधिक सूत्रता बोलते हैं। क्या होता है कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जो आपका होता है वो 2 के बजाय 3 हो जाए। वैसे तो 2 ही होने चाहिए ना, कि हर एक जोड़ी का मतलब क्या है, एक जोड़ी मतलब 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी 21वीं जोड़ी मतलब कि इसमें भी 2 होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर जब 2 के बजाय 3 हो जाएगा तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधिक सूत्रा बोलेंगे, एकाधिक सूत्रता बोलेंगे, और इसे हम लोग मंगोलियाई जड़ता भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये डाउन सिंड्रोम जो क्वेश्चन है आपका, मंगोलियाई जड़ता भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है डाउन सिंड्रोम की जगह पर, तो भी आप लोग यही आंसर बताओगे, क्योंकि डाउन सिंड्रोम भी आपका वही क्वेश्चन होता है और मंगोलियाई जड़ता भी आपका वही चीज होती है, दोनों रोग नाम सेम ही है। ठीक है, आगे इसमें आप बताओगे कि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि किसी जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, यानी कि 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इनकी जो गर्दन होती है उनकी बहुत ही मोटी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, और साथ ही में इनकी 16 से 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जिस भी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाता है उसके 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, इनकी 16 से 17 वर्ष में मृत्यु हो जाती है, इनकी गर्दन मोटी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, और त्वचा जो होती है इनकी खुरदरी हो जाती है, आदि आपके डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को इस रोग के पीड़ित होता है उसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था अभी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि संकर पूर्व संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताओ। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको समझना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संकर पूर्व संकरण के बारे में, फिर हम लोग परीक्षण संकरण के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखो, फिर हम लोग इसका आंसर देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे संकर पूर्व संकरण की, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उनके जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम लोग संकर पूर्व संकरण बोलते हैं। क्या होता है कि जब प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होती है उसका जब हम लोग संकरण उनके कह सकते हैं कि जनक के साथ ही करवाते हैं तो इसको हम लोग संकर पूर्व संकरण बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप लोग याद कर सकते हो। अब इसमें आपका दूसरा था कि परीक्षण संकरण क्या होता है। इसमें आप लोग बताओगे कि जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में प्राप्त जो संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग परीक्षण संकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से संकर पूर्व संकरण तथा परीक्षण संकरण दोनों को आप लोगों ने समझ लिया है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि क्लाइनेफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। हम लोग को बताना है क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या। तो जो आपका मैंने आपको बताया कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आपका कह सकते हैं कि 46 से अधिक गुणसूत्र होते हैं, और टर्नर सिंड्रोम में 45 से ही गुणसूत्र होता है, यानी कि 46 से कम होते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 46 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, और टर्नर सिंड्रोम में 45 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 से कम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या भी आपको पता चल गई है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस पेज पर जितने भी हम लोगों ने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को किया है इसे भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहां पर अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कई सारे हम लोगों ने कर लिए हैं जो कि अगले बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहां पर हम लोग कुछ 8-10 यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों करने वाले हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर 4-5 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में मेनली 3 नंबर के लिए आते हैं, 2 और 3 नंबर में आ सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसीलिए यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और साथ ही में यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। वो आपका होने वाला है कि समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 10 में, 11 में, 15 में और 22 में, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 बार क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो इसीलिए आपको इसको पता होना चाहिए कि समयुग्मजी क्या होता है और साथ ही में विषम युग्मजी क्या होता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि समयुग्मजी का परिभाषा क्या होता है और साथ ही में उसका उदाहरण क्या होता है, और इसी प्रकार से आपको विषम युग्मजी के बारे में भी उसकी परिभाषा एवं उसका उदाहरण पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समयुग्मजी की बात कर लेते हैं, और समयुग्मजी का सबसे पहले हम लोग उत्तर देखेंगे यानी कि उसकी परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद हम लोग विषम युग्मजी की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग समयुग्मजी हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि जब एक लक्षण के 2 जीन
समान प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग बता सकते हो कि लंबापन, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, कैसे हैं, समान प्रकार के हैं। वहीं पर यदि हम लोग बौनापन की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ये भी आपका स्मॉल टी यानी कि ये भी समान प्रकार का है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जब एक लक्षण के दो जीन होते हैं, जब समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण में आप लोग लंबापन, जिसमें आपका कैपिटल टी बता सकते हो, और साथ ही में बौनापन में स्मॉल टी बता सकते हो। तो इस प्रकार से समयुग्मजी हो जाता है। फिर हम लोग विषम युग्मजी की बात करें तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन्स जो आपके होते हैं वो असमान या फिर अलग अलग होते हैं तो उससे हम लोग विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए शंकर लंबा पौधा, उदाहरण में आप लोग बता सकते हो शंकर लंबा पौधा। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, लंबापन या तो हो रहा था या फिर बौनापन हो रहा था। तो लंबापन में आप लोग कैपिटल टी स्मॉल थे और बौनापन में आपका हो रहा था स्मॉल टी। लेकिन जब आप लोग शंकर लंबे पौधे की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि क्या होगा, ये मध्य में, यानी कि ना बौना होगा और ना ही बहुत ज्यादा लंबा होगा, यानी कि बौना और लंबे के बीच में आपका ये होगा। तो इसीलिए हम इसको शंकर लंबा पौधा बोल देंगे और ये आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। तो ये आपका विषम युग्मजी होता है और ये आपका समयुग्मजी होता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, समयुग्मजी की परिभाषा में आप लोग बताओगे कि जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो हम लोग समयुग्मजी बोलते हैं। उदाहरण के रूप में बता सकते हो लंबापन कैपिटल टी, बौनापन स्मॉल टी। विषम जब आप लोग बताओगे कि यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन्स असमान या फिर अलग अलग होते हैं तो उसे हम लोग विषम युग्मजी कहते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हो शंकर लंबा पौधा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंडल के प्रभाविता का नियम जो आपका होता है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2017 में, 18 में, 19 में, 22 में और 23 में, यानी कि लगातार पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना पड़ेगा ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर पाओ। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। पहले आप लोग क्वेश्चन लगाओगे इस प्रकार से, उसका फिर आप लोग उत्तर लिखना स्टार्ट करोगे कि प्रभाविता का जो नियम होता है किस प्रकार से होता है ये समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे प्रभाविता का नियम, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच हम लोग संकरण कराते हैं, जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इससे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपकी प्रथम पीढ़ी जो होगी उसमें आपके केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे और इसे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेना, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना इस प्रकार से, उदाहरण के रूप में आप लोग समझ सकते हो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ही जोड़ी के अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण करा रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या ले रहे हैं, शुद्ध लंबा ले रहे हैं, साथ ही में शुद्ध बौना ले रहे हैं। तो शुद्ध लंबा आपका हो जाएगा कैपिटल टी और शुद्ध बौना आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ से जो आपका युग्मक बनेगा आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, केवल कैपिटल टी हो जाएगा और यहाँ का जो युग्मक आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो इस प्रकार से आपका हो गया। फिर ये दोनों जो आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, इसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जो आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा ये आपका 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे जब हम लोग एक जोड़ी वाले अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराएंगे और साथ ही में, और इस नियम को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। जनक आपका हो जाएगा शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, इसमें हम लोग क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं और फिर आपका यहाँ से युग्मक बनता है। फिर युग्मक जब आपका आपस में मिलता है तो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि प्रभाविता का जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आप बता सकते हो कि ये आपका प्रभाविता का नियम होता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा को बता देना है, उसके बाद में फिर आपको ये भी लिख करके बता देना, इस प्रकार से ग्राफ बना देना है, इस प्रकार से आपको समझा देना है लिख करके, ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पूरी चीज़ों को। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। सारे प्रश्न जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि आनुवांशिक रोग क्या है। डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोली जड़ता वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं। अभी भी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 7 में, 10 में, 11 में, 15 में, यानी कि 5 बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि आनुवांशिक रोग क्या है। सबसे पहले हम लोग को उस चीज को बताना है।
फिर हम लोग को डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोली जड़ता वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है उसको बताना है। उसके बाद फिर जिस भी व्यक्ति को मंगोली जड़ता यानी कि डाउन सिंड्रोम हो जाता है, उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में भी हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे अनुवांशिक रोग के बारे में, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि अनुवांशिक रोग क्या है। तो आप लोग अनुवांशिक रोग की हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि वह रोग जिनका वहन जीन्स या गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है, अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हो डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता, ये दोनों आपके अनुवांशिक रोग के उदाहरण हैं। और ये रोग आपका इस प्रकार से होता है कि इसमें आप लोग परिभाषा में बता ही सकते हैं कि वह रोग जिनका वहन जीन्स करे या फिर गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है, उसे हम लोग अनुवांशिक रोग बोलते हैं। उदाहरण में मैंने आपको बता ही दिया है, डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता। फिर आगे हमसे पूछा गया था इसमें कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो अब आप लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है, ये आपका अलग से भी पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है बताइए। तो आप लोग ये चीज बता सकते हो कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है, तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधिक सूत्रता बोलते हैं। और इसे हम लोग मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 47 हो जाती है, क्योंकि होना ये चाहिए कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें भी आपके 2 ही गुणसूत्र होने चाहिए। लेकिन जब 2 के बजाय 3 हो जाएगा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। और फिर आपका जो मनुष्य होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 की जगह 47 हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो कि डाउन सिंड्रोम जो आपका होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47 होती है। इस प्रकार से डाउन सिंड्रोम के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस भी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाता है उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण में आप लोग बता सकते हो कि इनकी जो गर्दन होती है वो मोटी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, आदि प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। और वहीं पर इनकी 16 से 17 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 2012 में, 16 में, 18 में, 19 में, 22 में, 20 में, यानी कि एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। प्लस में आपके बोर्ड परीक्षा में 6 बार पूछा भी गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हम लोग को यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पूरी जानकारी देनी, किस प्रकार से अपूर्ण प्रभाविता होता है। तो आप लोग बताओगे सबसे पहले कि अपूर्ण जो प्रभाविता होती है, अपूर्ण प्रभाविता, इसकी खोज की थी कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबासी पौधों में की थी। यानी कि जो अपूर्ण प्रभाविता होती है इसकी खोज कार्ल कारेंस ने गुलाबासी पौधों में किया था। तो इसलिए आप लोग ये चीज यहाँ पर याद रखोगे कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी और किसमें की थी, तो आप लोग बता सकते हो कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कारेंस ने की थी और गुलाबासी पौधे में की थी। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग अपूर्ण प्रभाविता की टिप्पणी के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग बता सकते हो कि जब दो अलग-अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग-अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें ना ही आपके प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, बल्कि प्रभावी और अप्रभावी के बीच के लक्षण दिखाई देंगे। तो उसे ही हम लोग अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझ भी सकते हैं कि जैसा कि मान लीजिए आप लोगों ने दो अलग-अलग उपलक्षणों वाले पौधों को लिया है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए लाल पुष्प लिया है और सफेद पुष्प लिया है। तो इन दोनों के बीच में जब हम लोग संकरण कराएँगे तो क्या चीज़ें प्राप्त होंगी उसे हम लोग को समझना है। लाल पुष्प को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे और आपका जो यानी कि जो सफेद पुष्प है इसको हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका लाल पुष्प है यहाँ से आपका युग्म निकल करके आएगा कैपिटल आर, और जो आपका सफेद पुष्प है यहाँ से आपका युग्म निकल करके आएगा स्मॉल आर। तो ये दोनों जो आपस में मिलेंगे आपके, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ से आपका बन जाएगा संतान, जो कि आपकी 100% गुलाबी पुष्प होगी। यानी कि ना ही वो आपकी पुष्प जो आपकी होगी वह ना ही लाल होगी और ना ही वह सफेद होगी, बल्कि वो दोनों के मध्य में होगी, यानी कि गुलाबी होगी। तो इसलिए आप बता सकते हो कि जो आपकी F1 पीढ़ी होगी उसमें जो संतान प्राप्त होगी वो आपकी कैसी होगी, गुलाबी पुष्प होगा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको और इसी के साथ एक और लेकर के आते हैं, फिर दोनों को हम लोग जब संकरण कराएँगे तो फिर क्या होगा उसे भी आइए समझ लेते हैं। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे 100% जो गुलाबी पुष्प हैं इनका हम लोग इन्हीं के साथ में संकरण कराएँगे इस प्रकार से कि कैपिटल आर, स्मॉल आर संकरण कराएँगे हम लोग कैपिटल आर और स्मॉल आर से। तो क्या होगा,
यहाँ से आपका ह्यूमन निकल कर आएगा कैपिटल आर और यहाँ से आपका ह्यूमन निकलेगा स्मॉल आर, और वही सेम चीज़ यहाँ से भी निकल करके आएगी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इसका जब हम लोग खाना बना करके निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, कैपिटल आर ऊपर लिखोगे आप लोग, स्मॉल आर लिखोगे, फिर नीचे आप लोग कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखोगे, फिर आप लोग जो इससे कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर, और जब आपका कैपिटल आर का स्मॉल आर से कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब आप लोग क्या करोगे स्मॉल आर को कैपिटल आर से कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब आप लोग स्मॉल आर का स्मॉल आर से कराओगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी यहाँ पर जब आप लोग अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक जो पुष्प प्राप्त होगा आपका होगा लाल पुष्प, और एक आपका होगा सफेद पुष्प, बाकी जो 2 पुष्प प्राप्त होंगे आपको कैसे होंगे, गुलाबी पुष्प। यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आपका हो जाएगा 1:2 और रेशियो 1, और आपका जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:2 रेशियो 1। तो इस प्रकार से आपका अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पूर्ण जानकारी मैंने आपको समझा दी है। आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब आपका जो आरएनए का जो टॉपिक होता है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही में आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ भी है, आप लोग देख भी सकते हैं कि 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में, 19 में। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें होती हैं आरएनए में वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। यदि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु में आएगा तब भी आप लोग कर पाओगे, यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया। अगर ये क्वेश्चन आपका लघु में आएगा तब भी आप लोग कर पाओगे, और यदि आपसे क्वेश्चन दीर्घ में पूछा जाता है तब भी आप लोग आराम से कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, और जैसे आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे ये जो क्वेश्चन होगा पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में फिर हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपका हो जाता है सेंट्रल डोग्मा। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही में प्रेजेंट टाइम में बहुत बार आ भी रहा है। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, फिर बाद में सेंट्रल डोग्मा को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ लिखना है कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आप लोग उत्तर में बताओगे कि भौतिक लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर जो आपका आरएनए होता है वो निम्न 2 वर्गों में रखा जा सकता है। यानी कि जो आपका आरएनए होता है उसको हम 2 वर्गों में रखते हैं। पहला आपका हो जाता है इसमें आनुवांशिक आरएनए, यानी कि जो आपका पहला होता है आपका हो जाता है आनुवांशिक आरएनए। तो इसमें आप लोग परिभाषा में बताओगे कि वह आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसे हम लोग आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं कि समस्त पादप विषाणु में आपका क्या होता है, जो आपका आरएनए होता है वो आपका आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जैसा कि डीएनए होता है ना। तो उसी तरीके से आनुवांशिक आरएनए आपका हो जाता है केवल केवल समस्त पादप विषाणु में, ये आपका आनुवांशिक कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और बाकी जो चीजें होती हैं जैसा कि यूकेरियोटिक जो हो गए तो उसमें आपका ये जो आपका होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण के रूप में कार्य करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि आपका जो आरएनए होता है उसको हम 2 वर्गों में रखते हैं। एक आपका हो जाता है आनुवांशिक आरएनए, जिसमें कह सकते हैं कि जो आरएनए होता है वो आपका आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, उसे हम लोग आनुवांशिक आरएनए बोलते हैं। और ये आपका केवल केवल समस्त पादप विषाणु में ये आपका पाया जाता है आनुवांशिक के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप उसमें बता सकते हैं कि अनुवांशिक आरएनए, ठीक है, ये आपका मेन होता है। तो इसमें आप लोग बताओगे अनुवांशिक आरएनए जो आपका होता है, तो इसमें आप लोग उत्तर में बताओगे कि ऐसा आरएनए जो आपका अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं अनुवांशिक आरएनए कहलाते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऐसे आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं अनुवांशिक आरएनए कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब ये जो का यूकेरियोट्स होते हैं इसमें आपका 3 प्रकार के अनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। वो कौन से 3 प्रकार होते हैं उसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, और साथ ही में उसके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसे आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट ही कर चुके हो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि यूकेरियोट्स में जो आपके 3 प्रकार का अनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। इसमें आपका पहला हो जाता है संदेशवाहक आरएनए, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए बोलते हैं। तो संदेशवाहक आरएनए जो आपका होता है उसको क्या होता है ये समझते हैं। तो आप उसमें बताओगे कि जो आपका संदेशवाहक आरएनए होता है वो डीएनए से प्राप्त अनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। यानी कि जो आपका संदेशवाहक आरएनए होता है जिसे हम लोग एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ये आपका जो आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है जो कि डीएनए से प्राप्त होती हैं। इसके बाद आगे आप लोग बताओगे कि इसीलिए जैकब और मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए नाम दिया। यानी कि जो आपका संदेशवाहक आरएनए है इसको उन्होंने मैसेंजर आरएनए नाम दिया, यानी कि पहले आपका एमआरएनए था, इसको इस प्रकार से उन्होंने नाम दिया। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 3.5% भाग एमआरएनए का होता है। यह चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है कि जो कोशिका द्रव्य होती है इसमें जो पाए जाने वाला जो आपका आरएनए होता है उसका 3.5
प्रतिशत जो भाग होता है आपका mRNA का भाग होता है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला संदेश वाहक आरएनए था, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में mRNA बोल रहे थे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये भी आपका अलग से पूछा जा सकता है, जैसे आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले जो आपका आरएनए होता है उसकी ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो आपका अगला हो जाता है, आपका हो जाता है ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम लोग टीआरएनए बोलते हैं। तो ये आपका हो जाता है कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 15% भाग का निर्माण करते हैं। और जो आपका टीआरएनए होते हैं वो आपके अमीनो अम्ल को ढोकर राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ट्रांसफर आरएनए होता है यानी कि टीआरएनए होता है, ये कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं और यह आरएनए का कुल 15% भाग तक बनाते हैं। और साथ ही में टीआरएनए जो आपका होता है वह आपका अमीनो अम्ल को ढो करके राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा आपका इसमें हो जाता है जो आपका अनुवांशिक आरएनए का जो तीसरा प्रकार हो जाता है वो आपका हो जाता है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम लोग आरआरएनए बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है। इसमें आप लोग बताओगे कि राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम लोग आरआरएनए कहते हैं। इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। या कुल आरएनए का लगभग 80% भाग का निर्माण करता है। यानी कि जो आपका आरआरएनए होता है ये आरएनए का सबसे ज्यादा भाग का निर्माण करता है। आगे आप लोग बताओगे कि इसका प्रमुख कार्य राइबोसोम का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से ये वाला जो कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया था कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका हम लोग को संक्षिप्त वर्णन करना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनको 2 वर्गों में विभाजित किया, जिनमें आपका पहला था अनुवांशिक आरएनए और दूसरा था आपका अनुवांशिक आरएनए। फिर हम लोगों ने अनुवांशिक आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, उनको भी हम लोगों ने समझ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि सेंट्रल डोग्मा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2022 में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से होगा आइए हम लोग समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसे मिस मत करिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि क्रिक ने 1958 में प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो डीएनए से आरएनए और वह प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। क्या होता है? क्रिक ने 1958 में प्रस्तावित किया कि जो आपका आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनका जो प्रवाह होता है वो दिशा में होता है। कैसी दिशा में होता है? जैसा कि डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। तो इस तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे हम लोग अणु जीव विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांत या फिर हम लोग सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, तो या फिर केंद्रीय सिद्धांत लिखा हो या फिर सेंट्रल डोग्मा लिखा हो, दोनों एक ही चीज है। ये आपका हिंदी में है या आपका इंग्लिश में है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि से पूछ ले कि केंद्रीय सिद्धांत पर टिप्पणी लिखी है तो भी आपको यही चीज बतानी है। तो ये आप लोग समझ गए कि क्रिक ने 1958 ईस्वी में प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो डीएनए से आरएनए व फिर प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। और इस तथ्य को ही क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे हम लोग अणु जीव विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांत या फिर सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एक दिशा में बताया था, जैसे कि डीएनए से फिर आरएनए से प्रोटीन, इस प्रकार से उन्होंने बताया था। इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो आपका डीएनए होता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकृति बोलते हैं या फिर रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर डीएनए से जब आरएनए जो आपका बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलेखन बोलते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर आपका जो आरएनए होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसे हम लोग रूपांतरण या फिर ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हो अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका पूर्ण से कंप्लीट हो गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो इसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है और गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, दोनों में हम लोग को अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर डाल करके हेडिंग लगा दोगे लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन में आप लोग पहला पॉइंट लिखोगे कि यह क्रिया पुंकेसर के पराकोष में होती। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसे आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लघु बीजाणु जनन होता है वो आपका पुंकेसर के पराकोष में होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी में हम लोग गुरु बीजाणु जनन में पहला पॉइंट देखेंगे, तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है, यानी कि जो गुरु बीजाणु जनन होता है आपका बीजांड के अंदर होता है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है। अब हम लोग इसमें दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो आपका लघु बीजाणु जनन होता है इसमें परागकण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग नरयुग्मक बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि लघु बीजाणु जनन में परागकण का निर्माण होता है और जो आपका गुरु बीजाणु जनन होता है उसमें आपका भ्रूणकोश का निर्माण होता है, या फिर गुरु बीजाणु या फिर भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनमें दो दो पॉइंट आप समझ गए होंगे। उसके यहाँ फिर लघु बीजाणु जनन की बात करेंगे तो इसमें 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, यानी कि लघु बीजाणु जनन में आपके 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं जो कि आपके चारों के चारों सक्रिय होते हैं।
वहीं पर यदि हम लोग गुरु विभाजन की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 4 तो प्राप्त होते हैं, लेकिन 3 तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें केवल 1 क्रियात्मक गुरु विजाणु प्राप्त होता है, यानी कि 4 प्राप्त होंगे लेकिन 3 नष्ट हो जाएंगे, तो केवल और केवल 1 ही बचता है, जो कि आपका हो जाता है क्रियात्मक गुरु विजाणु प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लघु विभाजन और गुरु विभाजन में जो भी आपका अंतर था मैंने आपको बता दिया है। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है, दोनों चीजों को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे भ्रूणकोश में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि यह आपका अगुणित यानी कि n होता है। वहीं पर यदि हम लोग भ्रूणपोष की बात करेंगे तो आपका ये त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है, यानी कि 3n होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग जानते हैं कि जब आपका जो नरयुग्मक होता है, जब आपका द्वितीय केंद्रक के साथ जब आपका संलयन करता है तो उसे हम लोग त्रिगुणन बोलते हैं या फिर त्रिसंलयन बोलते हैं। इसी के कारण आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है। अब भ्रूणकोश में आपका जो दूसरा पॉइंट हो जाता है, आपका हो जाता है कि इसका विकास क्रियाशील गुरु विजाणु मात्र कोशिका से होता है, यानी कि जो भ्रूणकोश होता है इसका विकास आपका क्रियाशील गुरु विजाणु मात्र कोशिका से होता है। वहीं पर भ्रूणपोष की बात करेंगे तो इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें अगला पॉइंट आपका हो जाता है कि यह भ्रूण के विकास में सहायक है। ठीक है। जो आपका भ्रूणकोश होता है आपका भ्रूण के विकास में सहायक होता है, और जो आपका भ्रूणपोष होता है आपका भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, यानी कि ये भ्रूण जो आपका भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूणकोश की बात करेंगे तो इसमें भोजन संचित नहीं होता है, भ्रूणपोष में आपका भोजन संचित होता है, क्योंकि यही आपका पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसी वजह से इसमें पोषण कह सकते हैं कि भोजन संचित होता है। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर मैंने आपको समझा दिया है। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है, और इसे अच्छे तरीके से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। कोई इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ही सिंपल सा चित्र होता है, और सिंपल से चित्र में आप लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है। और यदि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या होती तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हो। तो आपका जो इस प्रकार से बना हुआ है इसको मैं यहाँ पर लाइव में आपको बना करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका ये बनता है। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, सबसे पहले इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये ऊपर हो गया, और सेम इसी प्रकार से आपका नीचे भी हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से चित्र बन जाता है। कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हो। इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। अब इसमें क्या क्या कर देना है, आपको इसी तरीके से भर देना है, बस आपको कुछ करना नहीं। इसमें ऐसे भर देना है, ऐसे कर देना है, और इसमें भी आपको इसी प्रकार से भर देना है। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ बनाना है, और इस प्रकार से यहाँ बनाना है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका परागकण होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको दिखा भी सकते हो कि आपका परागकण होता है, ये आपका परागकण होता है। यहाँ पर एक संवहन मंडल होता है, हम लोग संवहन पूल भी बोल सकते हैं, जो कि चित्र में आप लोग देख ही सकते हो। और फिर ये आपका ये ऊपर वाला त्वचा होती है, हम लोग अधिचर्म बोलते हैं, ये आपका रंध्रक होता है। तो इस प्रकार से जो परिपक्व परागकोश होता है उसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र इस प्रकार से हो जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार छोटा सा लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर IMP का टिक लगा लेना है। क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है कि भ्रूणपोष क्या है, और इसके विभिन्न प्रकारों का भी हम लोग को वर्णन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके उत्तर में बताएंगे कि आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है, यानी कि जब आपका नरयुग्मक जो होता है, जब आपका द्वितीय कोशिका से संयोजन कर लेता है तो उससे हम लोग त्रिसंलयन बोलते हैं, और त्रिसंलयन के फलस्वरूप ही आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसी कारण ये आपका त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप उसमें बताएं कि आवर्तबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें आप लोग 3 प्रकार को समझेंगे। पहला प्रकार आपका होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, और दूसरा आपका होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा आपका होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इस प्रकार से तीनों प्रकारों को आप लोगों को समझ लेना है, बस आपका ये जो क्वेश्चन होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग केंद्रीय भ्रूणपोष के बारे में समझेंगे। तो इसमें आप लोग बताओगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो तो बार बार विभाजित होता रहेगा, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए हम उसको केंद्रीय भ्रूणपोष बोलते हैं। दूसरा इसमें हो जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसमें आप लोग बताओगे इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय भ्रूणपोष में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन
यहाँ पे जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है इसमें आपका कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, इसी वजह से हम लोग इसको कोशिकीय भ्रूणपोष बोलते हैं। इस प्रकार से आपका ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आपका इसमें हो जाता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक पाया जाता है, माध्यमिक भ्रूणपोष कहलाता है। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष के प्रकार क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाद में फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है आनुवंशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण प्रभाविता तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का ये आपका होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो मेंडल के नियम होते हैं वो बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। तो इसीलिए आप लोग मेंडल के जो तीनों नियम है उसको अच्छे से समझ लेना है। यदि आपसे दीर्घ में नहीं तो आपका अति लघु में आ जाएगा, नहीं तो आपका लघु में आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपके सभी फॉर्मेट में बनते हैं। चाहे आपके बहुविकल्पी की बात करेंगे तो वहां पर भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे आपके अति लघु, लघु या दीर्घ की बात करेंगे तो उसमें भी आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से तैयार ही कर लेना है। तो क्वेश्चन हमारा होता है अनुवांशिकी क्या है और मेंडल के पृथक्करण प्रभाविता एवं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये तीनों जो आपके नियम है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट का टिक लगा लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका होने वाला है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना यदि आप अपने बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले उत्तर डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे अनुवांशिकी के बारे में। तो आप लोग बताओगे कि अनुवांशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, यही आपका अनुवांशिकी कहलाता है। तो इस प्रकार से अनुवांशिकी क्या होता है आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो मेंडल के जो 3 नियम हैं, जो कि आपका पहला हो जाता है प्रभाविता का, फिर पृथक्करण, फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम को आपको समझना है अब, क्योंकि तीनों नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यही चीज़ अब हम लोग नीचे करेंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम होते हैं, जिसमें से आपका जो पहला नियम होता है वो आपका प्रभाविता का नियम होता है। तो क्या होता है प्रभाविता का नियम, आइए समझते हैं सबसे पहले हम लोग। तो आप लोग इसमें बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी आती है, तो उसमें जो आपके लक्षण दिखाई देते हैं, वो केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि जब हम लोग शुद्ध लंबा और साथ ही में शुद्ध बौना पौधा का जब क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपका कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है स्मॉल टी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ से क्या आएगा आपका युग्मक आएगा टी, यानी कि कैपिटल टी यहाँ से युग्मक आ गया और यहाँ से आपका शुद्ध बौना का स्मॉल टी यहाँ से आपका युग्मक आ गया। तो फिर जब इनमें संकरण होगा तो फिर आपका यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, जो कि आपका हो जाएगा जो आपके पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, वो आपके जो प्रथम पीढ़ी जो आपकी आएगी उसमें जो पौधे प्राप्त होंगे वो प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे उसमें। तो प्रभावी लक्षण जो आपका लंबा जो होता है वही आपका प्रभावी होता है, बौना आपका अप्रभावी होता है। तो जो लंबा होगा वही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो संतान प्राप्त होगी प्रथम पीढ़ी में, वो आपके 100% संकर लंबे जो पौधे होंगे वो प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जो प्रभाविता का नियम होता है वो यही नियम होता है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जो कि लंबा है, जो कि लंबा जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, बौना आपका होता है अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा प्रथम पीढ़ी में। तो इसीलिए यहाँ पर जो संतान प्राप्त होगी वो आपकी 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से प्रभाविता का क्या नियम होता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग इसके जो मेंडल का जो दूसरा नियम होता है उसको अब हम लोग समझते हैं। मेंडल का जो दूसरा नियम हो जाता है आपका हो जाता है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में आप लोग बताएंगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में केवल, आगे हम लोग यहाँ पर पेज ले आते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने प्रभाविता के नियम में देखा था। आगे इसमें बताएंगे कि लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम क्या होता है मैंने आपको बताया, जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी होगी तो दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी और प्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देंगे, एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। सिंपल सा है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से।
तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, 2 जनक लिए। तो जनक में क्या था आपका, एक था आपका शुद्ध लंबा और उसका साथ में था एक शुद्ध बौना, यानी कि शुद्ध बौना और शुद्ध लंबा के बीच में जब हम लोगों ने संकरण कराया तो यहाँ से क्या था कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है। तो यहाँ से जब हम लोग युग्मक निकालेंगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल टी आ जाएगा युग्मक और यहाँ पर आपका स्मॉल टी आ जाएगा। तो जो प्रथम पीढ़ी आएगी उसमें क्या प्राप्त होगा, जो संतान प्राप्त होगी वो कैसे होंगे, 100% संकर लंबे, यानी कि प्रभावी लक्षण इसमें केवल दिखाई दे रहा है प्रथम पीढ़ी में। वहीं पर जब हम लोग सेकंड पीढ़ी की बात करेंगे तो जब हम लोग क्या कराएंगे, सेकंड पीढ़ी यानी कि स्वसंकरण कराएंगे, संकर लंबे जो पौधे होंगे उसमें जब हम लोग स्वसंकरण कराएंगे तो यहाँ से जो युग्मक प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इसका जब हम लोग पुनेट चौखाना बना करके देखेंगे तो सबसे पहले एक युग्मक हम लोग ऊपर रख देंगे, एक नीचे रख देंगे, ठीक है। तो ये वाला आप लोग मान लीजिए ऊपर रख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और ये वाला आप लोग नीचे रख देंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कैपिटल टी है कैपिटल टी से संकरण कराएंगे तो क्या होगा आपका कैपिटल टी होगा। उसके यहाँ पे जो हम लोग कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में फिर जब हम लोग स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जब हम लोग स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो आपका स्मॉल टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शुद्ध जो लंबे पौधे आएंगे कितने आएगा, एक आएगा। और साथ ही में संकर लंबे पौधे कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे। और साथ ही में जो आपका एक पौधा आएगा वो कैसा होगा आपका, जो कि आपका बौना पौधा होगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। यहाँ पर रेशियो की यदि हम लोग बात करेंगे तो फिनोटाइप रेशियो 1:3 और जीनोटाइप जो रेशियो हो जाएगा आपका 1:2:1, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने यदि आप लोगों ने 2 नियम को समझा, सबसे पहले हम लोगों ने प्रभाविता का नियम समझा, उसके बाद फिर पृथक्करण का नियम समझा। तो दोनों नियम यदि आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा जो लास्ट नियम होने वाला है मेंडल का उसे अब हम लोग समझते हैं। तो जो मेंडल का जो तीसरा नियम होता है वही मेंडल का जो लास्ट नियम होता है वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हो जाता है और इसकी संभावना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि जब 2 जोड़ी अलग-अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यह नियम जो आपका होता है उसे हम लोग द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी कि जो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 2 जोड़ी अलग-अलग लक्षणों वाले हम लोग क्या लेंगे, जीवों के बीच संकरण कराएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोल पीला है और साथ ही में झुर्रीदार हरा है। तो इनके बीच में जो हम लोग क्या कराएंगे, संक्रमण कराएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, संकरण कराएंगे। तो गोल है यानी कि आर आर है, कैपिटल आर आर। पीला है आपका कैपिटल वाई वाई है, ठीक है। वहीं पर यह क्या है आपका, जो गोल पीला है आपका प्रभावी लक्षण है और जो आपका झुर्रीदार हरा है ये आपका अप्रभावी लक्षण है। तो झुर्रीदार में आप लोग स्मॉल और स्मॉल कर सकते हैं और हरा में आप लोग स्मॉल वाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से यदि हम लोग युग्मक की बात करेंगे तो युग्मक क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आर आ जाएगा और यहाँ से वाई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर वाई, यानी कैपिटल आर वाई। ये आपका युग्मक हो जाएगा गोल पीला का। वहीं पर झुर्रीदार हरा की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो आपका युग्मक हो जाएगा, यहाँ से एक आर आ जाएगा और यहाँ से एक वाई आ जाएगा, यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका युग्मक हो जाएगा। उसके यहाँ पे जो आपकी प्रथम पीढ़ी होगी उसमें क्या हो जाएगा आपका, आप देखोगे यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा और यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो आपका कैपिटल वाई स्मॉल आई हो जाएगा। तो ये आपका प्रथम पीढ़ी हो जाएगी। तो प्रथम पीढ़ी के बाद में जब हम लोग उसका स्वसंकरण कराएंगे तो फिर क्या होगा, तो जब स्वसंकरण आप लोग कराएंगे इसी के साथ में तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से युग्मक निकल करके आएगा। पहला जो आपका हो जाएगा इसमें क्या होगा, युग्मक कैपिटल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और साथ ही में कैपिटल आर स्मॉल वाई और साथ ही में यहाँ पर जो चौथा आपका जो युग्मक हो जाएगा आपका हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। वहीं पर इसका भी एकदम सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पुनः चौखाना बनाएंगे और एक साइड में आप लोग इसे रखेंगे, एक साइड में आप लोग इसे रखेंगे, फिर हम लोग वहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और इस युग्मक को आप लोग समझ लीजिए, युग्मक से हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे काम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पुनेट चौखाना हो जाता है। तो पुनेट चौखाना आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग को बनाना नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर बना करके भी दिखाऊंगा। तो एक बार सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको देख लीजिए फिर हम लोग यहाँ पर बना करके देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ों को पहले से रेडी कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका युग्मक है इस प्रकार से यहाँ से आपने जो युग्मक देखा है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे और एक वाला जो अब दूसरा वाला जो है इसमें है इसको हम लोग इस साइड में लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें संकरण कराएंगे, यानी कि रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और साथ ही में कैपिटल आर स्मॉल वाई और
स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इधर साइड भी ये जो आपका दूसरा वाला जो युग्मक था सेम था, वही चीज यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और नीचे आपका जो सबसे नीचे हो जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। अब इसका हम लोग इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसका फिर आपका कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर इसका हम लोग इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर, उसका फिर आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका होगा। फिर इसका हम लोग इससे कराएंगे, फिर आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर आपका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर हम लोग इसका इससे कराएंगे, फिर इसी प्रकार से इसको भी इसी प्रकार से कराएंगे, फिर नीचे वाले को भी इसी प्रकार से कराएंगे, फिर आपका पूर्ण चौखाना जो होगा पूरी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे तो फिर आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर हम लोग इसको इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको यहाँ कराएंगे, सेम चीज़ इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर और आपका यहाँ पर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको इससे कराएंगे तो आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर हम लोग इसको यहाँ से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे तो आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा क्या कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इससे इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से आपका पूर्ण चौखाना था पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों ने समझ लिया होगा, बहुत ही इजी तरीके से है, आपको कुछ भी इसमें करना नहीं है, सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यदि फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 9:3:1, और जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो आपका 1:2:1:1:4:2 2:1 1:2 2:1, तो इस प्रकार से आपका फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो हो जाता है। इसे भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग से मेंडल के जो तीनों नियम थे मैंने आपको बताए। पहला नियम आपका हो जाता है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम आपका हो जाता है पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम आपका हो जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार से आपके तीनों नियम मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका होने वाला कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि जो जैव विविधता होती है उससे क्या हम लोग समझते हैं उसको हम लोग को बताना है, और साथ ही में इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर हम लोग को विस्तार से वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में 20 में 22 में 23 में आया हुआ है। तो चलिए हम इसका उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में आपका दिया गया कि जैव विविधता से आप क्या समझते हो। तो जैव विविधता का जो टॉपिक होता है आपका 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर भी आ सकता है, और साथ ही में इसका संरक्षण की जो विधियां वो भी आपकी अलग से आ सकती हैं। तो जैव विविधता सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव विविधता आखिर क्या होती है। तो आप लोग बताओगे कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतःक्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, आप लोग इसे याद करेंगे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतःक्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की जो विभिन्न जातियों का पाया जाना ही क्या होता है, जैव विविधता कहलाता है। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने किया था। ये क्वेश्चन जो आपका है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तो इसको आपको याद रखना है कि रोजन ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक पहला वाला क्वेश्चन बताया, तो ये आपका जो जैव विविधता है, केवल जैव विविधता आपका 2 नंबर में आ सकता है। फिर ये आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये आपका बहुविकल्पी में आ सकता है। और जब हम लोग जैव विविधता के साथ साथ उसके संरक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे तो वो आपका पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। तो जैव विविधता तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जैव विविधता का संरक्षण समझेंगे।
तो इसमें आप लोग नीचे बताएंगे कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। इसमें आपकी दो विधियां होती हैं और दोनों विधियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और दोनों विधियों को आपको तैयार करना होता है, क्योंकि ये आपकी अलग अलग करके भी पूछी जा सकती हैं। इसकी पूरी गारंटी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आता है और अलग अलग तरीकों से आता है। कभी कभी जैव विविधता पूछेगा तो आपको ये चीज़ यहाँ लिख देना है। कभी पूछ लेगा कि जैव विविधता का संरक्षण की विधियों के नाम बताइए, तो विधियों के नाम भी आप बता सकते हो। यहाँ पर दो विधियां हैं, पहला आपका है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा आपका है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इस प्रकार से दो विधियां हो गई। कभी कभी स्वस्थानीय संरक्षण की परिभाषा पूछ लेता है और उसका उदाहरण पूछ लेता है, और कभी कभी बाह्य स्थानीय संरक्षण का परिभाषा और उसका उदाहरण पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग जैव विविधता का संरक्षण की जो विधियां हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें आपकी जो पहली विधि आपकी है स्वस्थानीय संरक्षण। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि स्वस्थानीय संरक्षण में विभिन्न प्रजातियों के जीनों को प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों में संरक्षित किया जाता है। यानी कि जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है, इसमें विभिन्न प्रजातियों के जो जीन होते हैं वो प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें संरक्षित किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत में बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, जिसमें आप लोग पहले नंबर बता सकते हो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया था, जैव मंडल रिजर्व बनाए गए हैं। इन सारी चीजों को वहां पर कह सकते हैं कि संरक्षित करने के लिए। इस प्रकार से आप लोग पहली विधि समझ गए हैं जैव विविधता संरक्षण की। अब दूसरी विधि को आइए देख लेते हैं। तो पहली विधि थी आपकी स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरी विधि आपकी है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर बताओगे कि संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करके विशेष स्थानों पर संरक्षित करना ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो जीव आपके संकटग्रस्त होते हैं, यानी कि जिन पर संकट होता है, उनको कह सकते हैं मनुष्य द्वारा कभी कभी शिकार किया जाता है या फिर किन्हीं अन्य कारणों से वो विलुप्त होने की स्थिति में आ जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संकटग्रस्त। तो जो जीव संकटग्रस्त होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवासों से अलग कर लिया जाता है और साथ ही में किसी विशेष स्थान पर ला करके उनको संरक्षित कर दिया जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हो कि चिड़ियाघर में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु ला करके रखे जाते हैं, तो ये आप बोल सकते हो ये आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है। तो ये आपका होगा चिड़ियाघर, आर्केड फार्म, सफारी पार्कों, जलशाला, वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक एवं जीन बैंक, ये सारे आपके हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण। आगे आप बता सकते हैं कि बाह्य स्थानीय संरक्षण के विभिन्न उपाय हैं जहां जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से बाह्य स्थानीय संरक्षण भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि जैव विविधता से आप क्या समझते हो, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी हैं, और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। और साथ में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब होने वाला है। वो आपका होने वाला कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, जीव संख्या, जैव ऊर्जा तथा जीव भार के पिरामिड को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2005 में, 6 में, 7 में, 9 में, 14 में, 19 में, यानी कि 6 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, जीव संख्या, जैव ऊर्जा तथा जीव भार की पिरामिड को हम लोग को समझाना भी है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। फिर हम लोग इसका उत्तर देखना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे पारिस्थितिक पिरामिड, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि एक पारितंत्र में विभिन्न जीवों के उनकी संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के आधार पर आलेखी रूप में प्रदर्शित चित्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन होता है कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, यह आपका 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि एक पारतंत्र में विभिन्न जीवों के उनकी संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के आधार पर आलेखी रूप में प्रदर्शित चित्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड बोलते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या बताना था, ये आपका जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, तो उससे आप लोगों ने समझ लिया है यहाँ पर, यहाँ तक। फिर अब हमको यहाँ पर समझना है जीव संख्या का पिरामिड, जैव ऊर्जा का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड क्या होता है, उसको हम लोग को अब समझना है। तो सबसे पहले हम इसमें समझने वाले हैं जीव संख्या का पिरामिड। तो इसमें आप लोग बताओगे कि उत्पादक एवं प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का जो संबंध होता है, संबंध दिखलाने वाला आलेख आपका जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि उत्पादक एवं प्रथम एवं द्वितीय व तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ताएं होते हैं उनकी संख्या का संबंध दिखलाने वाला जो आलेख होता है वो आपका जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि घास के एक मैदान, वन,
पारितंत्र और फसल के पारितंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है वह सदैव सीधा होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि घास के एक मैदान, वन पारितंत्र और फसल के पारितंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, तो आप बता सकते हैं कि बिल्कुल सीधा होता है, वह हमेशा सीधा होता है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि जो घास होता है, घास के ऊपर निर्भर करता है आपका टिड्डा, टिड्डा के ऊपर आपका एक मेढक निर्भर करता है और मेढक के ऊपर सांप और सांप के ऊपर बाज। तो इस प्रकार से ये आपका एक पिरामिड दर्शाया गया है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, बना करके देख सकते हो। ये आपका होता है जीव संख्या का पिरामिड, जिसमें इस प्रकार से जो जीव होते हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अब इसमें जो आपका दूसरा हो जाता है, आपको हो जाता है कि एक किसी वृक्ष के जो पारितंत्र का पिरामिड होता है वो सदैव कैसा होता है, वो उल्टा होता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि किसी वृक्ष के पारितंत्र का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। और वहीं पर जब आपसे पूछ ले कि घास के मैदान का पिरामिड कैसा होता है, तो आप बता सकते हैं कि पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो वृक्ष के पाइथन का जो पिरामिड होता है इस प्रकार से होता है, पेड़, पेड़ फिर पक्षी, फिर उसका परजीव। तो इस प्रकार से होता है, यानी कि परजीव जो होता है वो पक्षियों को खाता है और जो पक्षियां होती हैं वो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको खाती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जीव संख्या का जो पिरामिड था इस प्रकार से देख लिया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक तो हमारा हो गया है। अब हमारा इसमें बचा हुआ है जैव ऊर्जा का पिरामिड और साथ ही में आपका बचा हुआ है जीव भार का पिरामिड। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगले जो आपको 2 टॉपिक बचे हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हमारा इसमें होने वाला है जीव भार का पिरामिड। तो जीव भार का पिरामिड क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि एक पारितंत्र में जीवित प्राणियों का जो प्रति इकाई क्षेत्रों में संपूर्ण शुष्क भार जो आपका होता है वही आपका जीव भार कहलाता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक पारितंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्रों में संपूर्ण शुष्क भार आपका जीव भार कहलाता है। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि स्थलीय पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं उत्पादकों का जैवभार खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता से अधिक होता है। इसे इसमें जो आपका होता है वो सीधा पिरामिड बनता है। इसमें कैसा पिरामिड बनता है, तो आप बता सकते हैं कि स्थलीय पारितंत्र के लिए, यानी कि जो आपका कह सकते हैं थल के लिए, स्थल के लिए होता है, उसमें जो पारितंत्र बनता है, पारितंत्र का जो पिरामिड बनता है वो आपका सदैव सीधा बनता है। तो इस प्रकार से आपका होता है। पहले सबसे आपका होता है उत्पादक, उत्पादक के ऊपर आपका होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आपका होता है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आपका होता है तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि जो उत्पादक होता है ये स्वयं से बन जाता है और फिर उसके ऊपर, यानी कि उत्पादक के ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर करता है, फिर उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है, तृतीयक उपभोक्ता जो आपका होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से स्थलीय पारितंत्र का जो कह सकते हैं कि पिरामिड होता है इस प्रकार से सीधा बनता है। इस प्रकार से आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि इसके विपरीत जलीय पारितंत्र में जो जीव भार का जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि स्थलीय पारितंत्र में कह सकते हैं कि जो आपका पिरामिड था जीव भार का कैसा बनना था, सीधा बनना था। लेकिन जब हम लोग जलीय की बात करेंगे, यानी कि जब जल की बात करेंगे तो जलीय पारितंत्र में जो जीव भार का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका होता है तृतीय उपभोक्ता जो आपका होता है वो द्वितीय के ऊपर निर्भर करता है, द्वितीय वाला प्राथमिक पर, प्राथमिक वाला उत्पादक पर। इस प्रकार से आपका ये होता है। तो इस प्रकार से इसे भी नोट कर लीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर के लिए कि आप बताओ कि जैसे कि स्थलीय पारितंत्र में जो आपका पिरामिड बनता है जीवभार का वो किस प्रकार से बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, इस प्रकार से आपको बताना होगा। और ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी बन सकता है कि जलीय पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड किस प्रकार से बनता है, उल्टा या सीधा। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें उल्टा बनता है। फिर इसमें जो आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ था आपका था ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सदैव आपका सीधा रहता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आप लोग सबसे पहले ऊर्जा के पिरामिड में बताओगे कि किसी भी पारितंत्र के उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में उससे कम और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सदैव कैसा रहता है, सीधा रहता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका उत्पादक है, ठीक है, तो उत्पादक में क्या होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और फिर जो आपका होता है प्राथमिक उपभोक्ता जो कि उत्पादक को खा लेता है, तो उसमें क्या होता है इसमें यानी कि उत्पादक की अपेक्षा कम ऊर्जा रहती है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता से कम ऊर्जा रहती है और जो आपका तृतीयक उपभोक्ता होता है उसमें इन तीनों में से सबसे कम ऊर्जा होती है। तो इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा रहता है। तो इस प्रकार से जो आपका ये चीज़ था, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड, इसे भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चन था कि
पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, जीव संख्या, जैव ऊर्जा तथा जीव भार के पिरामिड को समझाइए। इसे आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। पूरा चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में ये सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करेंगे इस प्रकार से। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।